वो केवल और केवल महाकाल ही कर सकते हैं। और वो वहां से कुछ बहुत विचलित करने वाली खबरें इसके पहले भी आई थी। वही उज्जैन है जहाँ करीब करीब 2 साल पहले एक लड़की को अगवा किया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है और रात भर वो भटकती रहती है और किसी तरह से अपने घर जाने के लिए पुकार गुहार लगाती रहती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। बाद में वो किसी तरह से वो थाने में जाती है और वहां से मामले की जांच शुरू होती है। लेकिन उससे भी जो खतरनाक या उससे भी कहिए कि शर्मनाक जो वाकया है वो है 2 दिन पहले का उज्जैन में। एक दिन दहाड़े एक व्यक्ति बलात्कार कर रहा है और चलती फिरती सड़क है। ये नहीं कि कोई बहुत उसमें कोई छुपा के कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। और जो लोग हैं वो मदद करने की जगह, उस औरत की मदद करने की जगह या उस बलात्कारी को धर दबोचने की जगह वीडियो बना रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह का समाज निर्मित किया गया है इधर 15-20 सालों में, और खास करके मध्य प्रदेश में। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार 20-22 साल से बीजेपी की सत्ता है, आरएसएस की गजब की पकड़ है वहाँ। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जिस एक आदर्श स्टेट के रूप में जिसको प्रचारित किया जाता है मध्य प्रदेश को, और खास करके आरएसएस के लिए, वहाँ का समाज किस तरह से अ, मतलब पतित हो सकता है वो आपको, समाज तो पूरा ही, मतलब आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इधर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, हालांकि उसके पहले ही शुरू हो गया था तमाम जो सामाजिक नैतिक पतन होता है वो पहले ही शुरू हो गया था। उसके साथ साथ एक कहिए कि भयंकर किस्म की कुंठा कुंठा के साथ एक अजीब सा कहिए कि फेक प्राइड कि अ, हिंदू ये भी नहीं कर सकता, हिंदू वो भी नहीं कर सकता, पहले तो शायद ये भी नहीं था वो भी नहीं था। और जो एक कहिए कि न्यूनतम जो एक सामाजिक मूल्य होता है जिस पे समाज चलता है, उसका जिस तेजी से ह्रास हुआ है। और देखते देखते जो सत्ता और सत्ता के पोषक तमाम जो शक्तियां हैं या ताकतें हैं, वो ना केवल एक और उग्र धार्मिक पूरा एक कहिए कि उन्माद एक और फैलाते हैं, दूसरी ओर जो उनकी कुंठित पूरी जो पूरी मतलब हवस जिसको बोलते हैं, वो आपको दूसरी ओर दिखाई देगी। और वो ऊपर से चलते हुए नीचे तक पहुंचती चली जाती है। और इसमें फिर एक होती है खेमेबंदी। खेमेबंदी में अब जो जिसके साथ ये हैवानियत होती है, अब उसी को उस हैवानियत के लिए उसको गुनाहगार ठहराया जाता है। और फिर इसी तरह की किसी हैवानियत जो पहले कभी हुआ होगा उसको ले आके उसके बरक्स खड़ा किया जाता है कि फलाने जगह तो हुआ था, तब तो फलाने की सरकार थी, अभी हो गया तो कौन सा बड़ा ये कर लिया, गुनाह हो गया। तो ये पहले जो होते थे गुनाह होते थे, और खास करके स्त्रियों को लेके जिस तरह के जो सामाजिक कुंठा है, एक मतलब पुरुष वर्चस्ववादी है, एक मर्दवादी जो पूरी एक अवधारणा है,
वो तो मतलब ये नहीं है कि सरकार की वजह से है, वो पहले से चली आ रही है। और अब जाके वो और ज्यादा उसको कहिए कि इस तरह की हैवानियत को एक प्रश्रय मिलना शुरू होता है। वो शायद पहले के समाज में नहीं था। अ, चोरी छुपे तमाम चीजें होती थी, लेकिन कोई खुलेआम कोई करे तो ये एक पूरा मसला है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अ, विनेश फोगाट को लेकर, विनेश फोगाट महिला पहलवान हैं, और उनके बारे में हम सब जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वो चुनाव भी लड़ रही हैं। चुनाव लड़ने के साथ ही एक तरह से नई तरह की सियासत जो है गरमाने लगी है। अब आरोप और प्रत्यारोप के पूरे कहिए कि अ, मतलब लड़ाइयाँ, मतलब एक तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने की पूरी एक मुहिम शुरू हो गई है। और उसमें जो जिनके ऊपर विनेश फोगाट और उस समय की तमाम रेसलर्स ने आरोप लगाए थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय पहलवानी संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके ऊपर तो अ, वो जो आंदोलन चला उसमें जिस तरह से घसीटा गया। फिर अभी जो ओलंपिक में वो अ, आई हैं, ओलंपिक में जब एक तरह से फाइनल में पहुंच गई, और जिस तरह से 100 ग्राम वजन को लेके उनके ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया, और वहां से जिस तरह की राजनीति गरमाने लगी, या जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने लगे, तो उससे कई सवाल खड़े हुए कि कहीं इस पूरे डिस्क्वालीफाई करने के पीछे कहीं कुछ और तो नहीं मंशा था। तो एक तो ये है कि उस पर भी हमको बात करनी है। लेकिन सबसे बात जो अभी जो ताजा तरीन बात यह है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पे आरोप लगाया है कि जो कुछ भी विनेश फोगाट और उस समय की जो महिला पहलवानों ने किया था वो कांग्रेस के इशारे पे किया था। और ये लगातार कोशिश यही होती रही कि किसी तरह से मतलब गेंद जो है दूसरे पाले में डाल दिया जाए। लेकिन करीब करीब उस आंदोलन से अब तक 2 साल से ज्यादा का, 2-3 साल से ज्यादा का समय हो गया है। और सबने देखा है विनेश के विदेश से आने के बाद, ओलंपिक से वापस आने के बाद जिस तरह से हरियाणा में स्वागत हुआ है, हरियाणा में हरियाणा वाली वासियों ने जिस तरह से हाथों हाथ लिया और सम्मानित किया, वो एक माने ऐतिहासिक है। इसके साथ साथ पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा था, कुछ समूहों को छोड़ के। वो समूह निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके जो समर्थक हैं। इसके अलावा बाकी पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा था। अ, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ विघ्नेश भाई, विघ्नेश झा जी जुड़ गए हैं। तो बहुत समय बाद उनसे हम मुखातिब होंगे। तो अब ये हुआ विनेश फोगाट का जो मसला है। ब्रिजभूषण शरण कह रहे हैं कि मुझे भी पार्टी बोले तो हम प्रचार करेंगे, तो विनेश फोगाट को हरा देंगे, और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एक तरह से गिदड़ धमकी और तमाम चीजें हो रही हैं। अब लोगों ने चैलेंज ले लिया है कि भाई बिना किसी उसके आ जाएं, बिना किसी प्रोटेक्शन के, खास करके पुलिस और सरकारी प्रोटेक्शन के आ जाएं, अपने दल बल के साथ हैं, तो हम बता देंगे कि क्या हरियाणा के लोग क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं।
और आपके बारे में क्या उनकी धारणा है। तो एक तो ये है। दूसरा है एक मसला और आ गया है, वो है गौरक्षा को लेके। गौरक्षा की जो राजनीति है वो क्यों है, कैसे है और किस लिए किया जाता है। गौ वाकई गौ रक्षा है, ये गौ आतंक है, ये गाय के नाम पे आतंक फैलाने का, एक कहिए कि वसूली गैंग खड़ा करने का ये पूरा का पूरा प्रपंच है। ये अभी अ, कुछ दिन पहले एक लड़के की हत्या हुई और वो संजोग से ब्राह्मण था। तब फिर एक नए सिरे से ये मामला और सामने आ गया कि इस गौ रक्षा के नाम पे जिस तरह की चीजें हो रही हैं, वो कुल मिला के वो राजनीतिक हथियार के बतौर इसका प्रयोग हो रहा है। और अपने तमाम विरोधियों को कहिए कि उनको मतलब अ, उन्हें, कहिए कि रास्ते से हटाने के लिए, उनको उनका सफाया करने के लिए ये पूरा का पूरा एक तंत्र, अ, पूरा एक कहिए कि आतंकवादी एक गतिविधियां होती हैं उनके पास। सारे असलहे सारे हथियार होते हैं जो गैर लाइसेंसी हथियार होते हैं। और वो एक उसके साथ साथ सत्ता का भी संरक्षण होता है, साथ ही साथ वहाँ का जो शासन और प्रशासन है उसका भी संरक्षण उनको प्राप्त होता है। और वो एक खुले माने आतंकवादी गैंग की तरह वो काम करते हैं। और वो अब आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण को मार दिया, ब्राह्मण को मार दिया, लेकिन मामला ब्राह्मण को मारे या किसी मुस्लिम को मारे या किसी दलित को मारे, वो उनको किसने हक दिया है कि आप किसी के नाम पे आप किसी की हत्या कर दें या किसी के साथ मार पिटाई करें या किसी के साथ बदतमीजी करें। ये कुल मिला के जो पूरा तंत्र है गौरक्षा के नाम पे, ये जब से बना, जब से ये एक तरह से हथियार के रूप में बार बार आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए तमाम उसके आनुषंगिक संगठन, या ये कहिए कि एक पूरी एक सांस्कृतिक विचारधारा है जो वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये अपना एक हथकंडा वो चलाती है। ये एक आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही एक और बड़ा मामला आया है, वो है सुल्तानपुर में एक डकैती हुई थी 28 अगस्त को। भरत जी सोनी का वो शोरूम था ज्वेलरी का, वहाँ डकैती हुई, करीब 1.5 करोड़ की लूट हुई थी। उसमें 4-5 लोग पकड़े गए थे। उसी में एक मंगेश यादव हैं जौनपुर के नौजवान, उनको पुलिस आई 2 सितंबर को पकड़ के ले गई पूछताछ के बहाने। और 5 सितंबर को उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब ये मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेके एक पूरी सियासत गरमा गई है। और ये पूरा का पूरा एक मसला आ गया है कि जाति देख के किसी की हत्या की जाती है। उस लूट में बाकी और भी जातियों के लड़के थे या थी, या अभी वो एक जांच का विषय है। लेकिन उसके पहले ही अ, उस लड़के की हत्या कर दी जाती है। हत्या में जो डीएसपी साहब हैं, कोई डीके शाही साहब हैं, वो दिखाई देते हैं और कहा जाता है कि भाग रहा था और खेत में दौड़ा के मारे। और वो फोटो वोटो भी खिंचाया। फोटो में पता चला कि किसी के जूते में किसी के, डीके साहब तो मैंने घर का चप्पल पहने हुए थे, हवाई चप्पल पहन के आए हुए थे। किसी के जूते में किसी के चप्पल में एक कहिए कि थोड़ी सी मिट्टी या कोई कीचड़ कहीं दिखाई नहीं देता है। तो ये एक पूरा घर, उनके जो मंगेश यादव के पिताजी का कहना है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। और इस तरह के मर्डर में
खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई मतलब बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। हालांकि पुलिस व्यवस्था जिस तरह की है, जिसमें लगातार दशकों से, जब से भारत आजाद हुआ है तभी से ये मांग उठती रही है कि पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाए। सुधार इन द सेंस कि अब जो एक कॉलोनियल माइंडसेट था जिसमें जनता को जनता नहीं समझा जाता था, हर कोई एक मतलब एस्पेक्टेड क्रिमिनल की तरह दिखाई देता था। तो वो तो अंग्रेजों के लिए जो हर भारतीय एक एक जांच के, या कहिए कि कहिए कि शक के दायरे में होता था। लेकिन वही माइंडसेट, वही तमाम चीजें, वही तरह साजिशें, साजिशों के अंदर की साजिशें, उसके साथ गुनाह, गुनाहों को ढकने के अलग तरह के गुनाह वहां से होते हैं जिनका काम गुनाहों को रोकना होता है। और वो गुनाहों के दलदल में पूरा का पूरा तंत्र फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद की हत्या हो, चाहे अ, अ, तमाम लोगों की जेल में हत्या कर देने से लेकर तमाम जगहों पे पूरा का पूरा पुलिस का जो रोल है, पुलिस का रोल अब तो उत्तर प्रदेश में यहाँ तक हो गया है कि वो लोग दबे कुचले दबे मन से अब कहने लगे हैं कि अ, पुलिस पूरा का पूरा आरएसएस की शाखा हो गई है। ये पुलिस थाने जो है, हर थाना एक संभावित आरएसएस की शाखा की तरह काम कर रहा है। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण है बीके साहब की जो पत्नी है, रितु शाही। रितु शाही पहले महिला मोर्चा भाजपा की कोषाध्यक्ष भी रही हैं, और उनको महिला जो आयोग है उत्तर प्रदेश का, उसका मेंबर भी बनाया गया है। तो ये ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस सब चीजों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं विघ्नेश भाई। इसके साथ ही कंगना जी का भी एक पूरा एक कहिए कि प्रहसन चल रहा है। वो लगातार मतलब विद्वत्ता के झंडे गाड़ रही हैं। उनकी विद्वत्ता का मतलब ये हो गया है कि अब लोग मजाक में ही सही, लेकिन कहने लगे हैं कि नेशन वांट्स कंगना फॉर प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक पूरी थ्योरी चलने शुरू हो गई है। अब कंगना क्या क्या बोल रही हैं, किस तरह से 2014 में उनको आज़ादी मिली थी, उसके पहले उनका ना कोई फिल्म बनी थी, ना उनको कोई जानता था। जो जाना है 2014 के बाद जाना है। हालांकि 2014 के बाद उनकी सारी फिल्में फ्लॉप होती चली गई। कोई उनको मैंने उसके बावजूद भी वो रणचंडी बनी हुई हैं, और दिखाने के लिए क्या है क्या नहीं है, ये सब सवाल हैं। तो विघ्नेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप अपना माइक खोल लें। और मैंने काफी आपको इंतजार करवाया। तो पहले तो मैं चलता हूँ उज्जैन में, जो जिस तरह का एक पूरा उज्जैन क्या मतलब 20-22 सालों से पूरे मध्य प्रदेश को जिस तरह से आरएसएस का एक मॉडल स्टेट बनाने की कोशिश की गई है। और उस मॉडल स्टेट में कुंठा, बलात्कार, बलात्कार के वो छुपाना, और उसको लेके गर्वान्वित महसूस करना, और तमाम चीजें वहाँ दिखाई देती हैं हर जगह। दलितों के साथ हैवानियत कहिए, आदिवासियों के साथ पूरी एक दरिंदगी कहिए। और अभी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हाजी सब कोई व्यक्ति थे जिन पे 25-30 करोड़ का बंगला उनका गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया, और बुलडोजर के नाम पे। और जगह जगह मैंने एक भयंकर किस्म की मतलब घृणा, कुंठा, और फॉल्स प्राइड। लेकिन ये तो एक चीज है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो खतरनाक चीज है
उज्जैन एक धार्मिक नगरी, महाकाल की नगरी, वहाँ एक व्यक्ति दिन दहाड़े रेप कर रहा है किसी का, और लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन उस लड़की को, इस औरत को बचाने की बजाय उसको धर पकड़ने के बजाय लोग रील बना रहे हैं। तो ये किस तरह का समाज बन रहा है? जी, शुक्रिया। बहुत दिनों बाद एक आपसे विमर्श का मौका मिला है। अ, इस बीच में चीजें और भी बिगड़ती चली जा रही है। शायद लोकसभा चुनाव के बाद हम लोगों को पहली बार मौका मिला है। तो जो ये घटनाएं हो रही, एक आंकड़ा कल मेरे आंखों के सामने से गुजरा कि ऑन एन एवरेज 350 के आसपास बच्चियां, महिलाएं, मतलब फीमेल, इस देश में हर दिन गायब हो रही है। 300 से अधिक, 350 के आसपास महिलाएं, बच्चियां गायब हो रही है इस देश में। ऐसी स्थिति शायद पहले नहीं थी। अपने आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी, केरला फाइल्स। हम्म। 3 बच्चियों की कहानी थी, 3 लड़कियों की कहानी थी जो गायब हो गई, और उस पर पूरी की पूरी फिल्म बनी। उस फिल्म को लेकर के बहुत बवाल मचा। यहाँ तक कि जो सरकार अभी केंद्र में है, उनके मंत्री, उनके नेतागण सभी शोर मचाने लग गए कि भाई केरला में तो महिलाएं सेफ ही नहीं। हम्म। फिर पता चला कि ऐसी 3 ही लड़कियां थी, ऐसी 3 लड़कियों की घटनाएं ही हुई थी वहां पे। जबकि केंद्र की सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो पहले गुजरात में भी दोनों, नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे और अमित शाह जी भी वहां पे नहीं थे। तब से लेके अब तक भाजपा की ही सरकार है। जी। और विडंबना देखिए, वहां 40,000 से ज्यादा बच्चियां गायब हो गई हैं उस राज्य में पिछले 10 वर्ष में। 40,000 से अधिक, ये आंकड़ा अगर किसी को झकझोर नहीं रहा है, अगर किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पे हम लोग अब समाज नहीं बचे। समाज उस आ, लोगों के समुच्चय को कहते हैं जहां पे की संवेदना भी होती है, जहां आपसी प्रेम होता है, भाईचारा होता है, सौहार्द होता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, और उस समाज को आपराधिक घटनाओं से मुक्त रखने की कोशिश करते हैं। या बहुत कम घटनाएं हो, ऐसी चेष्टा रहती है कि वहां पे घटनाएं ऐसी ना हो, और अगर हो तो अपराधी को बगैर धर्म, जाति, भाषा या कोई रेस देखे हुए
कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि समाज में किसी वर्ग का कोई भी इंसान किसी दूसरे वर्ग के या अपने ही वर्ग के किसी महिला के साथ ऐसी ऐसी हरकत न करे। और ये जो परवर्जन है, ये जो विकृति है, ये जो अभी पिछले 5-6 सालों में इस कदर पनपी है, और खास करके लास्ट 2 ईयर, अब अभी के 2 सालों में तो ऐसा लग रहा है कि ये समाज एक बनाना रिपब्लिक का समाज है। ये जो तालिबान के बारे में हम लोग पहले पढ़ते देखते सुनते रहते थे, और उनकी किस्मत पे हम लोग हमें दुख होता था, वो चीजें अब यहाँ हिंदुस्तान में हो रही है। और खास करके उन राज्यों में जहां पे कि भाजपा पूरी तरह से या फिर अलायंस में सरकार बना करके बैठी है, मध्य प्रदेश, उज्जैन। अब आप समझिए कि मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन था, लेकिन उसके कपड़े देख करके लग रहे थे, मैंने भी देखा, कल मैं शेयर उठा, उसके कपड़े देख करके लग रहे थे वो पुलिस वाला है। और विडंबना देखिए कि उसी रास्ते से, जिस रास्ते की एक घटना है, उसी रास्ते से उसी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कन्वॉय 2 बार इस ओर गया है, 2 बार उस ओर गया है, 4 बार, मतलब 2 चक्कर उन्होंने मारे हैं खुद उस सड़क पे। वहां पे खुलेआम रेप की घटना हो रही है, लोग वीडियोस बना रहे हैं। इस समाज को विकृति ने ऐसा घेर दिया है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया में क्या आपको बैन करना है, क्या आपको एक्सपोज करना है, ये चीज सरकार को नहीं पता है। ये सरकार को नहीं पता है। सरकार को मजा आ रहा है अगर दो धर्मों के बीच या एक धर्म में दो जातियों के बीच दरार पड़ रही है। स्थिति भयानक होती चली जा रही है। और जिन शाही जी की आपने बात की, वो शाही जी अपर कास्ट के समाज से आते हैं। जाहिर है उन्हें दिखाई नहीं पड़े। समाज कुछ ऐसा बन चुका है, समाज को कुछ ऐसा बना दिया गया है कि वो अपनी जड़ें खुद खोदते खोदते खत्म हो जाए। समाज खत्म हो जाएगा तो ही भारत की जनसंख्या 10-20 करोड़ बची जाएगी। और यही शक्ति है, यही स्ट्रेंथ है उन पूंजीपतियों की, जिन्होंने समाज से उसके सारे रिसोर्सेस चूस लेने का निर्णय लिया। इन्हीं दंगों की आड़ में, इन्हीं लड़ाइयों की आड़ में, इन्हीं आपसी मनमुटावों की आड़ में। और आप सोचिए, जिस मैं समाज, आप एकदम सही कह रहे हैं। अभी एक और एक चीज बोल देता हूं जी कि जी जिस जी जी समाज में राम रहीम जैसे बलात्कारी को बार बार पेरोल दे के इलेक्शन जीतने के लिए उसे छोड़ा जाता हो, और जो जेलर उसे छोड़ता हो वो रिटायरमेंट के तुरंत बाद भी भाजपा में शामिल हो जाता हो, तो टिकट उस मिल जाए। किस तरह से देखेंगे? इस विकृति को क्या स्वीकृति मिलनी चाहिए समाज की? समाज को ये सोचना पड़ेगा। वरना अपर कास्ट, अब ये चिल्लाते रह जाएंगे कि हम अपर कास्ट वाले हैं, उन्हें कोई मानने को पूरी दुनिया तैयार नहीं होगी कि ऐसी नीची निचली दर्जे की जो हरकतें कर रहे हैं लोग,
और उसके बाद कह रहे हैं कि अपर कास्ट है, तो लोग हंसेंगे, पूरी दुनिया हंसेगी, अभी हंसना शुरू हो गया। जी, घृणा करेंगे, हंसेंगे नहीं, घृणा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अभी एक और जब आपने कहा कि एक तो और तो ये सब करना, दूसरी ओर एक एक चीज चूस लेना। एक और घटना अभी मतलब आई है, बात आई है कि रिसर्च पे जो रिसर्चर्स को पैसा मिलता है रिसर्च करने के लिए, अब सरकार बहादुर को लगा कि अरे एक तो बड़ा अच्छा मौका है, इस पे भी जीएसटी लगा दो। तो अभी वो उस पर भी जीएसटी लगा दिया है, और रिसर्च किया जाता है एक बड़े मानवीय क्या बोलते हैं उसको, कार्य को बढ़ाने के लिए, तमाम चीजें करने के लिए। अब उसको कहा जाता है कि ये एक सर्विस है, सर्विस में सर्विस टैक्स लगेगा, और सर्विस टैक्स का मतलब जीएसटी लगेगा। तो अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया, दूध दही चीनी आटा चावल दाल, जिस नमक, जिस पे जिसके खिलाफ गांधी ने पूरा दांडी यात्रा की। तो ये एक पूरा मामला है। इसके साथ जो अभी कलकत्ता वाला एक मसला है, जिसमें पूरी बीजेपी आरएसएस लग गई थी ममता बनर्जी को मतलब डिफेम करने के लिए, उनका बदनाम करने के लिए। जिस तरह से पूरा एक मिडिल क्लास में उबाल आया, अ, वो ये कोई भी किसी भी तरह की अ, बलात्कार और उस तरह की घटना को कोई समर्थन नहीं करता है, और न करना भी चाहिए। लेकिन वहाँ का बलात्कार बलात्कार है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बलात्कार, बिहार का बलात्कार जो है वो बलात्कार में नहीं आता है। उसके लिए किसी तरह का टीआरपी या किसी तरह का पूरा एक मीडिया क्या कहते हैं, आखेट करना, वो एक तरह का आखेट है। मणिपुर पे जब बात करिए तो एकदम सिरे से गायब हो जाता है। ये प्रवृत्ति किस तरह कहाँ ले जा रही है? देखिए, बहुत बड़ा एक पहला जो आपका पॉइंट था वो बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट, रिसर्च। हम्म। आप ये देखिए कि इस देश में लोग साधु साधु संत किए जा रहे हैं। साधु संत जो भी पिछले 10 सालों में सम्मान पाते रहे, काफी फंडिंग हुई उन लोगों की, लग्जरी कारों से घूम रहे हैं, फ्लाइट से घूम रहे हैं, अपने आप को लग्जरी में डुबा दिया है। हम्म। जी। उन संतों को, अच्छा, वो कहते हुए घूमते हैं हर मंच से, हर जहां पे भी मौका मिलता है उन्हें संवाद का, तो वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ये था, पुष्पक विमान, हम्म। हमारे यहाँ फला था, वो ब्रह्मास्त्र हुआ करता था। हाँ, एटम बम जो उसको, हाँ। हाँ, हाँ। तमाम तरह की चीज। तो करना तो ये चाहिए था, अगर उस पे सही में अभी के सत्ता को और सत्ता पे बैठे लोगों को सही में यकीन था, तो उन्हें ही रिसर्च का मौका देते कि यार भाई, आप लोग वेदों के ज्ञाता हो, आप लोग सारे धर्म ग्रंथों के ज्ञाता हो, और धर्म ग्रंथों ने जब इतना कुछ बता ही दिया है, तो रिसर्च करके उसका फॉर्मूला भी ढूंढ लाओ। कम से कम कुछ तो समाज को दे पाओगे आप। अभी तक तो सिर्फ बैठ करके खाने और अपने जिंदगी को सुखमय बनाने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। उन्हें भी रिसर्च के लिए प्रेरित करते। हालांकि ये एक दूसरा पहलू है। जो इसका मुख्य पहलू है वो ये है कि कभी भी किसी देश का विकास नहीं हो सकता अगर उस देश की जो आर्थिक शक्ति है
आर्थिक शक्ति का, उस देश के अर्थ का, उस देश की पूंजी का एक फेयर हिस्सा, पर्याप्त हिस्सा रिसर्च पे नहीं लगाया जाता तो वो देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। अगर अभी सत्ता में बैठे जो नेतागण हैं जिन्होंने एमए पास किया है, अगर उन्होंने मैट्रिक भी पास कर लिया होता साथ में, तो उन्हें इस बात का एहसास होता कि रिसर्च कितनी जबरदस्त आवश्यकता होती है किसी भी देश को खड़ा रखने के लिए। उस देश के जो जिन चीजों का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, साधु संत से लेकर के नेता अभिनेता, सब साइंटिफिक रिसर्चेज का जो आउटकम होता है उसका उपयोग ही तो कर रहे हैं। गाड़ियों पे चल रहे हैं, फ्लाइट्स पे चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया कर रहे हैं। बिना रिसर्च के ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। पेटीएम चला रहे हैं, मोबाइल्स चला रहे हैं, उन्हीं मोबाइल्स पे जिन चीजों को बैन किया जाना चाहिए था, पोर्नोग्राफिक जो पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री चल रही है भारत में, उस इंडस्ट्री को बैन किया जाना चाहिए था। उसकी जगह पे जब कलकत्ता की बेटी का बलात्कार होता है तो लोग उसके वीडियो सर्च करते हैं। वो ये नहीं सर्च करते कि इतना घिनौना अपराधी था कौन, क्यों किया, कैसे किया। और ये तो उस घटना की बात है जिस घटना में केंद्र वाले दोषी नहीं थे तो उन्होंने जमकर उछाला। जिन घटनाओं को केंद्र दबाना चाहती है, एक घटना जो कलकत्ता वाली थी, उसके अलावा सारी घटनाएं जिसको केंद्र दबाना चाहती है, वहां पे तो वो वीडियोज ही ढूंढेंगे लोग, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं वो वीडियोज ढूंढने वाले समर्थक। बलात्कार करके आए हुए लोगों को माला पहनाना, ये चलन तो पिछले 10 सालों के अंदर आएगी। पहले तो उन्हें जूते जूते मिलते थे, अब उन्हें फूलों का हार मिल रहा है, संस्कारी कहा जा रहा है। तो आप देखिए ना कि ये समाज किस तरह से साजिशन, पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड टूल किट के माध्यम से इस समाज को विकृत किया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है, ताकि ये जो कियोस्क फैले, ये जो पूरा सिस्टम धाराशायी हो जाए। तो उसका फायदा जो है हमेशा जो समाज के आ, समाज के वो जो लंपट तबके होते हैं उन्हें मिलता है। जो समाज के को बिगाड़ने वाले तत्व होती हैं, जो समाज को खराब करने वाली, समाज के खिलाफ जो तत्व होते हैं, उनको होता है वो फायदा। और इसकी पूरी की पूरी साजिश, इसकी पूरी की पूरी तैयारी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। जी हाँ, लगता है आपका ये कनेक्शन, आप जब तक वापस आते हैं तो मैं अपनी तरफ से कुछ बताना चाह रहा हूं कि आप जितनी भी घटनाएं हुई हैं इस बीच, आप अगर गौर से देखें तो जो निर्भया का केस था उसमें जितनी जघन्यता थी, शायद उतनी ही जघन्यता कोलकाता वाले केस में भी थी। शायद उतनी ही जघन्यता मुजफ्फरपुर वाले केस में भी थी। वैसी ही जघन्यता दिल्ली के केस में थी। उत्तर प्रदेश में लगातार
इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं इस तरह की, और काफी जघन्य। एक बात आपने और कही कि डकैती वाले घटना से प्रेरित होकर के, माफ कीजिएगा, प्रेरित शब्द सही नहीं होगा, तो जो डकैती वाली घटना थी उसमें जाति विशेष के व्यक्ति को, लड़के को चुन करके उसका एनकाउंटर दिखा देना और उसे मार डालना, और बाकी जो लड़के थे जिनमें सवर्ण लड़के थे अधिक, उनके नाम भी ना आना। आप इसको किस तरह से देखेंगे? मीडिया का डेस्परेटली नाम छुपा लेना, मीडिया द्वारा, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा, तो ये किस तरह से आप इसको देखेंगे? अगर मुस्लिम नाम हुआ, अगर यादव नाम हुआ, अगर दलित नाम हुआ, अगर किसी और धर्म के किसी व्यक्ति का नाम हुआ, तो उसे सजा मिलेगी। अगर किसी सवर्ण का नाम हुआ, अगर किसी वैश्य का नाम हुआ, उत्तर प्रदेश में अगर कोई ठाकुर नाम हुआ, तो उसके बारे में आप चर्चा भी नहीं कर सकते। जी। जी। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। और अभी एक और हमारे पास रिपोर्ट आई है, जी। और जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। वहां से आपको याद होगा, मुजफ्फरनगर की एक घटना है। अ, ठीक उसी समय हुआ था जिस समय कलकत्ता वाला मामला था। जी। 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 और उसको प्रेम प्रसंग और क्या क्या, 14-15 साल की लड़की और 55 साल के यादव जी, संजय यादव राय लिखते हैं उधर, लेकिन हैं यादव जी। और वहाँ के पंचायत के जो प्रमुख होते हैं, जो भी पंचायत प्रमुख होते हैं, मुखिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, बिहार का स्थिति क्या है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, दो अलग अलग शायद चीजें होती हैं। तो उसको किस तरह से लिपा पोती की गई, जब हमारे यहाँ लाइट बार बार जा रही है। जी। जी। हाँ, तो ये है कि न, वो एक पूरी दूसरी ही कहानी बता रही है, वहाँ का जो राजनीतिक जो सामाजिक स्थिति है दलितों की। और इसमें कोई भी थोड़ा सा उनसे ऊपर का है, तो वो अपना, मतलब उपभोग का, या कहिए कि अ, अपने हवस का वो शिकार बनाने से चूकता नहीं है। और चाहे वो पिछड़ी जाति का अमीर तबका हो, या ऊपर का तो है ही, तो ये हालत है वहाँ। और इसको केवल और केवल कुछ कानूनी दांव पेच में उलझा के, और जो जिन पे हुआ है उन्हीं को प्रताड़ित करने का जो एक पूरा एक प्रचलन शुरू हुआ है, ये एक नया फिनोमिना आपको दिखाई दे रहा है। तो उस पर तो हम कल चर्चा करेंगे। कुल मिला के विनेश फोगाट का जो एक मसला है, जिसपे बाहुबली श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह ललकार रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ था वो कांग्रेस ने कराया था, और वो अब देश के कांग्रेस में जाने से सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन इधर तमाम पत्रकार कह रहे हैं कि जितने पहले खिलाड़ी गए हैं, चाहे वो टेनिस की खिलाड़ी थी, क्या नाम है, बैडमिंटन की,
या कई बहुत सारे पहले। और हाँ, तमाम लोग गए हैं, तब उनके लिए तो कोई नहीं कहा कि भैया इसके पीछे बीजेपी का हाथ था। लेकिन जैसे ही कोई भी प्रतिपक्ष की आवाज बनता है, या कोई दबे कुचले की आवाज बनता है, या किसी पीड़न के खिलाफ मुखर होता है, तो जो स्वाभाविक रूप से विपक्ष की जो बड़ी पार्टी होगी, या विपक्ष की जो भी इस आवाज के साथ जो खड़ी होगी, उसके प्रति रुझान होगा। और इसका दिनेश का कांग्रेस में जाने और वहां से चुनाव लड़ने पे हरियाणा के राजनीति में कोई असर पड़ता दिख रहा है क्या? बहुत ही सकारात्मक असर पड़ता दिख रहा हम्म। है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह एक पहलवान है, एक क्या कहेंगे उन्हें, अ, एक अक्यूज भी है। हम्म। वो अभी ना तो उन्हें सजा पूरी तरह से मिली है, ना उनकी सजा पूरी तरह से खत्म की गई है, और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ हम्म। पर्याप्त सबूत ढूंढे। जी। इस बेशर्मी से, मतलब कहां से वो लोग ऐसी बेशर्मी लाते हैं, ऐसी बेहूदगी लाते हैं, कि जब विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ियों पे संसद का नए उद्घाटन हो रहा है। का उद्घाटन हो रहा था और इन्हें कुचला जा रहा था, लाठियों से रौंदा जा रहा था, क्या कांग्रेस ने किया था वो? हम्म। प्रधानमंत्री उस समय राहुल गांधी नहीं थे, ये पहलवान जी को आ, बताया जाना चाहिए। हम्म। प्रधानमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी थे, और वो भाजपा के नेता हैं, और तब प्रधानमंत्री बने। जी। ओलंपिक में ओलंपिक में आ, पता नहीं डाइटिशियन लेकर के ओलंपिक वाले जा रहे हैं, ये अ, जो सिंह साहब हैं, इनके लोग डाइटिशियन लेकर के जा रहे हैं, कि वहां पे कोई जोकर लेके जा रहे हैं जिसे ये नहीं पता था हम्म। क्या डाइट दिया जाना चाहिए इस ऐसे वक्त में, या फिर वो साजिश थी। वो साजिश क्या कांग्रेस ने की, या हम्म। उनके अपने लोगों ने, उनके सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए लोगों ने, उनके शायद अपने ही द्वारा या अपने ही किसी व्यक्ति के द्वारा अपॉइंट किए हुए लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। कांग्रेस तो विनेश फोगाट ने आज ज्वाइन किया है, जी। 2 दिन ज्वाइन किया है, लेकिन इससे पहले जितनी घटनाएं हुई हैं विनेश फोगाट और तमाम ओलंपिशियंस के साथ, तमाम रेसलर्स के साथ, तमाम खिलाड़ियों के साथ, वो कांग्रेस ने किया है या ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किया है, या इनके लोगों ने किया है, या भाजपाइयों ने किया है? तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाने वाले संस्कारी लोगों के टीम में ब्रिजभूषण शरण सिंह भी शामिल हैं, नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, अमित शाह भी शामिल हैं। तो इन जी। लोगों को, मतलब थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है ऐसी बेहूदी बातें करते हुए। शायद मुझे लगता है हरियाणा की जनता जो भी सीटें देने वाली थी इन्हें, वो तो नहीं देंगी, चुनाव आयोग के माध्यम से अगर कुछ ले पाए तो ले पाए। जी। एक अभी एक नया मसला है गौ रक्षा पे, जी। जिसमें एक ब्राह्मण के लड़के को मार दिया, जी। गौ तस्कर के नाम पे और इसके नाम पे। तो ये गौ रक्षा है या गौ आतंक है, या गौ मतलब आज तक तो ये जो भी है, कोई गाय तो पाली नहीं होगी मुझे लगता है, ना उन्होंने कोई चारा खिलाया होगा, ना कहीं उनको कुछ किया होगा।
हाँ, दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो अलग बात है, लेकिन एक जैसे किसान अपने पशुओं से प्यार करता है, जितना उनके साथ, मतलब सुबह से शाम उसको दंगा करने और मारपीट करने का टाइम ही नहीं मिलता। वो उन्हीं के लिए जीता है, उन्हीं के लिए मरता है। तो ये किस तरह के गोरक्षक हैं, या गौ के नाम पे गौ आतंकी हैं, या क्या है ये मतलब? नहीं नहीं, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, गौ आतंकी। हम्म। और गौ आतंकी के साथ आप एक और भी शब्द जोड़ दीजिए तो बेहतर है, पालतू गौ आतंकी, हम्म। जिन्हें ये नहीं दिखता कि इन्हें अपॉइंट करने वाली जो संस्थान है, इन्हें अपॉइंट करने वाले जो लोग हैं, वो बीफ एक्सपोर्टर्स से भर भर के चंदा लेते हैं। इनके अपने जो मालिक मुख्तार हैं, मालिक मालिकान हैं, वो तो बीफ एक्सपोर्टर से चंदा लेते हैं। हम्म। उसी से तो इनका धंधा चलता है। तो जी। पालतू गौ आतंकी कहिए, सिर्फ गौ आतंकी पर्याप्त नहीं होगा। जी। हम्म। जी। तो चलिए, आज हम लोग बहुत सारे विषय पे हम लोगों ने बातचीत की, जिसमें जो सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली जो बात है, वो इसलिए नहीं कि बलात्कार कर रहा है या बलात्कार हुआ, ये जिस तरह की मर्दवादी पूरी एक कुंठा, और कुंठा के अंदर की जो पूरी एक लपलपाती हुई, तो सब कुछ हड़प जाने की जो पूरी एक मानसिकता बना दी गई है, और उसमें भी अपने से कमजोर के प्रति पूरा मैंने हवस दिखाने की जो पूरी मैंने सामूहिक चेतना विकसित की गई है समाज में, वो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है। कहीं भी किसी भी रूप में कोई यदि मुसीबत में हो, तो उसके लिए तुरंत आगे लोग, समाज के कुछ भी होता था, चाहे एक्सीडेंट हो या कुछ हो जाए, तो लोग घर वाले या उसके परिजन जब तक आए जाएं तब तक समाज में तमाम लोग ऐसे होते थे कि उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाने से लेकर तमाम काम वो करते थे। अब उसकी जगह वो वीडियो बनाया जा रहा है, उसको कोई मार रहा है किसी को, किसी गौ आतंक के नाम पे किसी की पिटाई कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, और उसकी वीडियो बनाई जा रही है। उसमें चाहे दलित हो या मुस्लिम हो या तमाम हो, ये जो पूरा एक समाज बनाया जा रहा है, वो सबसे खतरनाक है। और इस मतलब विध्वंसक माने मानसिकता के खिलाफ एक अच्छी बात यह है कि मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने खोली है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, लेकिन एक पूरा एक ट्रेंड की हम जब बात करेंगे, तो उससे कुछ उम्मीद लग रही है क्या? ये 2024 के इलेक्शन ने तो दिखा दिया है। जी। आप मुझे कह रहे हैं शायद। जी जी, बस लास्ट टिप्पणी। बिल्कुल, उससे उम्मीद दिखाई पड़ रही है, हम्म। क्योंकि समाज इतना ज्यादा खामोश हो चला था हम्म। कि ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा समाज डरा हो। पूरी की पूरी जो देश की आम जनता है, जो 90% जनता है, उनमें दहशत व्याप्त है, ऐसा लग रहा है। उस दहशत को खत्म करना, उसे तोड़ना, जो ये धर्म के नाम पे, एक तो धर्म की ठेकेदारी, उस ठेकेदारी में भ्रष्टाचार, उस ठेकेदारी का इस्तेमाल आतंक के लिए, उस ठेकेदारी का इस्तेमाल हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए, हम्म। और उस ठेकेदारी का इस्तेमाल लोगों में आतंक व्याप्त रखने के लिए, जो ये मॉडल गढ़ा गया था, इस मॉडल को निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा पीछे ढकेला है राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा ने, न्याय यात्रा ने, और जो मोहब्बत
के दुकान की बात करते हैं, जी जो श्रमिकों को अभय रहने की, नहीं डरने की बात करते हैं, वो उसका असर दिखा 2024 के इलेक्शन में। तो प्रारंभिक था, जी मेरे ख्याल से अब वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई पड़ना शुरू हो। जी जी। आपके यहाँ बटन होगा नीचे एंड का। जी जी हाँ, तो वो जब बोलेंगे तो आप एंड का बटन दबा दीजिएगा। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ जी दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी चर्चा पर चर्चा। और हमारा केवल मकसद ये नहीं है कि हम कुछ न्यूज़ ले आएं और सुना दें। न्यूज़ तो बहुत दिन भर आते रहते हैं। इनके पीछे के जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो निहितार्थ हैं, उससे हम आपको अवगत कराएं। इसलिए अवगत कराएं कि आगे आने वाले समय में हम क्या देखें, क्या सोचें, किस तरह से देखें, किस चीज को, किस उसके दूसरे जो पहलू हैं उसको भी हम जान पाएं, समझ पाएं। क्योंकि वही पहलू हैं जो जिसकी वजह से आज समाज का जो पतन है वो बड़ी तेजी से हो रहा है। यदि हम जान जाएं तो उसको सुधारेंगे भी। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विघ्नेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इस चर्चा को और ज्यादा सार्थक बनाया। आप सबसे उम्मीद है कि इसको शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपका कमेंट हो हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।